तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल में मान के चलिए कि जो भी ऐसे करंट अफेयर जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के काम के हैं उनको हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपको हर संडे एक मिलेगा और इसमें मैं कम से कम बहुत जो काम के टॉपिक्स हैं उन पे पहले हम लोग काम करेंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ कि पूरा पढ़ने की बजाय एटलीस्ट उस बात पे हम पहले फोकस कर लें कि जो काम की चीज़ें हो सकती हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं वैसे टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। हर संडे आपको इस चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा और बाकी अभी फ़िलहाल जो है जो डेली करंट अफेयर्स चल रहा है रिलेटेड विद ज्योग्राफी एनवायरनमेंट उसको आप मेरी चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको नीचे टैग मिल @सुदर्शन गुर्जर करके मिल जाएगा, वहाँ उसको फॉलो कर लेना। तो वहाँ पर आपको जो डेली और भी रिसेंट न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं वो आपको मिलती जाएगी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो हर संडे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ये आराम से देखना है और करंट अफेयर्स को बिल्कुल इस तरह से ही आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि पूरे जीवन भर वही चल रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। टेक इट सिंपल, आराम से काम की चीज़ें पढ़ो और आगे बढ़ो। सबसे पहले यहाँ पर बायोफ्लॉक फार्मिंग है। बेशक आपने पहले कहीं भी पढ़ा हो लेकिन ये टॉपिक शायद जब पहली बार आप सुनते हैं तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट जैसे दिमाग में आएगा समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, और इसी बात का फायदा ले लेती भैया यूपीएससी एग्जाम। बायोफ्लॉक फार्मिंग आपने कई बार ऐसे वीडियोस में शॉर्ट्स में देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं, फिश फार्मिंग की जा रही है, मछलियाँ ऐसे फड़फड़ा रही हैं, देखी होगी आपने। फड़फड़ा मतलब साउंड को देखते, तो वो एक्चुअल में ऐसे बड़े बड़े टैंक्स देखे होंगे शायद आपने। आज कई बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो फिश फार्मिंग के नाम से चल रहा है वो, बट एक्चुअल में वो टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मिंग जो है बायोफ्लॉक है। ठीक है, अब ये बायोफ्लॉक जो है, फ्लॉक वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या जरूरत है इसको? तो फ्लॉक एक्चुअल में एक विधि होती है, साइंस में हम पढ़ते हैं फ्लॉक्यूलेशन, उर्णन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जिसमें हम केमिकल एजेंट ऐसे मिलाकर और जो है सेपरेशन जब करना होता है किसी चीज़ का, जब हम अक्सर ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो ये है क्या, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में क्या क्या काम की चीज़ें हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है कि एक्चुअल में कोची वाला जो रीजन था वहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि बायोफ्लॉक फार्मिंग बड़ी एक सक्सेस को लेकर आई है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में भी था। बायोफ्लॉक होता क्या है, तो एक्चुअल में जो ये टैंक है, देखो दिक्कत क्या है, पहले दिक्कत समझो क्या थी। फिश फार्मिंग के नाम से मान लीजिए आपने एक टैंक बनाया, अब वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत खाना फिशेस को दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो फिश जो है, वो जो आपने खाना दिया है वो ज़रूरी नहीं है कितना ले रही है, कितने अमाउंट में ले रही है, सारी फिशेस उतने अमाउंट में ले भी पा रही है कि नहीं। फिर अब मान लीजिए कोई भूखा भी रह गया, अब क्या हो रहा था कि कुछ समय बाद वो पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता था, मटमैला हो जाता, क्योंकि उसका वेस्ट निकल रहा था। अब वो फिर पानी की क्लीनिंग करो, पानी चेंज करो, वो एक अपने आप में समस्या थी। मतलब यहाँ पर फूड सप्लाई का भी इशू है और वेस्ट जनरेशन का भी इशू है और वाटर का भी इशू है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्होंने एक ये सिस्टम बनाया कि क्यों ना मैं जो फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जब एक्सक्रीशन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी को ही मैं, मतलब फ्लॉकुलेशन मेथड से जो वेस्ट निकला है उसी का ही फूड बना लूँ दोबारा। मतलब मुझे बार बार पानी को जो है यूज़ करना, मतलब वेस्ट चेंज ना करना पड़े, वो जो वेस्ट वाटर एक तरह से बन रहा है वो भी यूज़ हो जाए और उसके बाद वो भी बड़े न्यूट्रिएंट्स के साथ हो, और फिशेस को जो है जो वेस्ट निकल रहा है उसी को रीजनरेशन करके, मतलब हम उसको दोबारा जो है उनके खाने उपयोगी बनाते हुए उसी में ही उसका फीड जो है बना दें। मतलब इनडायरेक्टली जो समस्याएं थी उनको कम किया गया इस टेक्नोलॉजी से। अब बायोफ्लॉक होता क्या है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो होते हैं, कभी आपने देखा होगा यदि कोई चीज बीमारियां भी फैला रहे हैं तो कोई अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, कर्ड इसका एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। तो नो डाउट आप ये कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई इनका सबका यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे होते हैं कि इसमें जो है फिशेस के लिए सारी व्यवस्थाएं हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि ये जो वाटर दिख रहा है इसमें ही हम इनका जो है इनको मिला रहे होते हैं, इनको डाल रहे होते हैं ताकि जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है फिश के द्वारा वो उनको दोबारा यूज कर लिया जाए एज अ फूड। ठीक है, तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी मेथड है, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग है, बड़े फिश काफी बड़ी मात्रा में आप इसमें कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। ऑफ कोर्स आपका ध्यान निगरानी रहेगी, जहां पर फिश का जो वेस्टेज है, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड, दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। जो वेस्ट निकल रहा है उसको न्यूट्रिएंट बना दूं और वापस फिश को ही खिला दूं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो फ्लॉकुलेशन के कारण है, इसलिए फ्लॉक वर्ड ये यहां पर निकला है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस फार्मिंग टेक्निक इज द जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल बाय मेंटेनिंग द कार्बन और नाइट्रोजन रेशो बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट सोर्स। सीधी सी बात है कि वो वेस्ट को वेस्ट ना रहने दें, उसमें हम लोग प्रॉपर और भी कुछ, जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, या इनफैक्ट फ्लॉकुलेशन का मेथड होता है जिसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग अलग कर लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट
और कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो एटलीस्ट हम लोग मेंटेन कर पाए। तो इसमें कुछ नॉर्मली बेसिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है, हो क्या रहा है, फिश वेस्ट को हम फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना है। इसके बाद में जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रेट्स की अवेलेबिलिटी हम उनको करा दें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें मालूम है कि प्रोटीन हो या सारी चीज़ों इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। किसी बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें कार्बन की ज़रूरत होती है, तो इसका रेशो भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो सब चीज़ हो, मतलब जो वेस्ट से आप फूड बना रहे हो तो एक्चुअल में वेस्ट ना हो, वो फूड हो, कहने का मतलब। अब फूड क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रेट्स हो, कार्बन हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बेसिक बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में श्रिम्प फार्मिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऐसा नहीं, मतलब उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बाद में देखो क्या हो रहा है, इससे हम देख रहे हैं कि जो लैंड वाटर यूज एफिशिएंसी है, इट मीन्स दैट कि जो पानी हम लोग बार बार हमें जो चेंज करना पड़ रहा था वो चीज़ नहीं करनी पड़ रही है सर। लिमिटेड टू जीरो वाटर एक्सचेंज, ज़्यादा हमें वाटर एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा, वेस्ट जो है जनरेशन कम हो रहा है, हम प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली जो है कंपेरेटिवली बढ़ा ही रहे हैं इस तरह से। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के नाम पे अपने को याद रहे कि भाई इसका संबंध फार्मिंग से है, स्पेशली फिश फार्मिंग से है, ठीक है। फ्लॉक्यूलेशन, उड़न का इसमें संबंध है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दे रहे हैं उसी में ही जो है। अच्छा, कौन कर रहा है, सेना कौन सी है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई, इनका सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डेट्रिटस है, या जिसको आप कह सकते हो कि नॉर्मली जो अपघटन करता है, इनका भी सब इसमें इस्तेमाल करके, और फाइनली हम लोग एक प्रॉपर फूड बनाने का प्रयास कर रहे हैं वेस्ट से, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ स्पीशीज हैं जो ये सूटेबल फॉर बायोफ्लॉक कल्चर, मतलब जो ऐसी कौन कौन सी फिशेस की स्पीशीज हैं जो इन सब इन्वायरमेंट में रह सकती है जहाँ वेस्ट से फूड का जनरेशन हो रहा हो। अब प्रीलिम्स में ना कभी कभी हो सकता है कि अपने को पूछ ले कि ये है क्या, तो सिंगी शब्द को याद रखना है कि भाई ये फिश है, ठीक है। मगुर शब्द को याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। पदबा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लो एक बार, लेकिन कम से कम ध्यान तो दो कि भाई ये ऐसा कुछ नाम भी है। अनाबस करके है, ठीक है। पेंगासिसियस करके एक आपको देखने को मिलेगा। नॉन एयर ब्रीदिंग फिशेस लाइक कॉमन कैर्प, ये शब्द भी आपके लिए काम आ सकता है। रोहू शब्द याद आ सकता है, मिल्क फिश आ सकता है, तिलापिया। अब ये सब हैं क्या, या ये वो स्पीशीज है जो इस सारे इन्वायरमेंट में जो है बढ़िया से जी सकती हैं। टाइगर, श्रिम्प वगैरह ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बायोटिक कल्चर के लिए जो स्पीशीज हैं वो अपने को पता हो, मतलब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दो बार जरा इस स्लाइड को आप लोग देख लोगे ना, तो स्लाइड को देखने से ये बेनिफिट रहेगा कि पता रहेगा ऐसा कुछ तो पढ़ा है मैंने, मतलब एग्जाम के पहले भी आप थोड़ा देख जाओगे तो याद रहेगा कि इसका संबंध जो है हम लोग फिशिंग से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो स्पेशली बायोफ्लॉक फार्मिंग से संबंधित है। तो बेसिक आइडिया आपको हो गया, इतने में आपका आंसर सही हो जाएगा। एक सच बात मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कभी भी करंट अफेयर्स के हों या कैसे हों, टफ जैसा शब्द आप यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आपको उस टॉपिक का बेसिक जानकारी भी है ना, मतलब है क्या, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कई बार हमें कहानी ही नहीं समझ आ रही होती, मतलब सुना ही नहीं है, बायोफ्लॉक ही नहीं सुना, बैठे हैं आप, तो फिर कुछ नहीं बनना। फिर मैं 10 स्टेटमेंट भी बना दूंगा तो उसमें भी आप सही को भी गलत ठहरा सकते हैं, गलत को भी सही ठहरा सकते हैं। तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर पॉजिटिव फंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंड आपको एग्जाम में पहले मिले हैं। हुआ क्या है सर, है क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पहले तो नेचर पॉजिटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेचर पॉजिटिव। तो नेचर पॉजिटिव का मतलब सीधी सी कहानी है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है ना सर, जो प्रकृति है उसका जो, उसमें जितनी भी प्रजातियां रह रही हैं, जितने भी स्पीशीज रह रही हैं, उनका जो भी इकोसिस्टम है, उनका जो भी तंत्र, इकोसिस्टम का मतलब उनके बीच का इंटरेक्शन, कि भाई पेड़ जो है इंटरेक्ट कर रहा है सनलाइट से, वाटर से, एक डियर एक ग्रास इंटरेक्ट कर रही है, एक लॉयन एक डियर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें, तो एक इकोसिस्टम मिल रहा है, इज बीइंग रिस्टोर्ड एंड इज रीजनरेटिंग रेदर देन डिक्लाइनिंग। पॉजिटिव वर्ड का मतलब यहाँ पे ये सेंस ले रहे हैं हम लोग, बढ़ता हुआ, एडिशन। तो हमारा मानना यह है कि हम एक ऐसा फंड बनाएं, ठीक है। तो फंड तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। नेचर पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये हम ले रहे हैं कि भैया ये जो प्रकृति है, ये जो इकोसिस्टम है, इसमें हम ऐसे प्रयास करें कि ये बढ़ता ही चला जाए, ये कम ना हो, ठीक है। मतलब जो प्रकृति है, ये इसका डिस्ट्रक्शन या जो समय के आधार पर हम चलते समय देख रहे हैं कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो चीज ना हो। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, नेचर पॉजिटिव जो है टर्म यूज किया गया किस चीज के लिए, तो रिस्टोर्ड एंड रीजनरेटिंग रेदर देन डिक्लाइनिंग। कम होने की बजाय, कम करने की बजाय उसे हमें बढ़ाना है सर, पहली चीज तो ये है।
अब नेचर पॉजिटिव आपको समझ में आ गया कि भाई कुछ प्रकृति के फायदे की बात हो रही है, उसको बनाने की बात करें। अब फंड, अक्सर क्या हुआ है कि पहले ऑलरेडी मतलब नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो कुछ भी चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी थी क्लाइमेट चेंज वगैरह के, उसमें तो हम एक फंड बना लेते थे, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना दिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह देने के लिए एक फंड बना लिया। तो अब नेचर को रिस्टोर करने के लिए हम लोग एक फंड बनाने की बात कर रहे थे। अब ये न्यूज़ में क्यों था? अब था ये एक्चुअल में कि टेक एक्शन एट स्केल टू मिनिमाइज एंड रिमूव द ड्राइवर्स एंड प्रेशर फ्यूलिंग डिग्रेडेशन ऑफ नेचर। मतलब सीधी सी कहानी है ये सब, ये जो बातें लिखी हुई इसका सीधा कहानी है कि हमको एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि प्रकृति में ऐसे जो भी दबाव हैं जिसके कारण उसका नुकसान हो रहा है, उसको संभालने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या था इस साल, आपको मालूम है, मतलब लास्ट ईयर जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, वो हुआ था। अब उस दौरान यदि हम लोग देखें तो एक फंड जो है प्रपोज किया गया था जिसको हम नेचर पॉजिटिव फंड कहते हैं। और नेचर पॉजिटिव फंड में इन्होंने ये बोला था कि भैया कैसे भी हम लोग एक ऐसा फंड बनाएं जो कि नेचर से संबंधित हो, उसका ध्यान रखने के लिए। और 2050 तक, इनफैक्ट 2030 तक हम लोगों का जो टारगेट है कि हम उसे डिक्लाइन की बजाय उसको हम लोग एक तरह से रिस्टोर कर पाए, उसके लिए फंड काम आएगा। तो लगभग जो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन एजेंसी, ये जो COP15 की जो कहानी थी मॉन्ट्रियल कनाडा में जो हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो क्लाइमेट चेंज का एक अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए अलग बैठते हैं, ये COP27 वगैरह सुनते रहते हैं आप, वो अलग था। एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये जैव विविधता, ये प्रकृति के लिए एक अलग बैठते हैं, तो ये उसकी जो मीटिंग है 15th मीटिंग थी। तो इसमें यह निर्णय लिया गया था कि ऐसा कोई फंड वंड की बातें उठी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी कि 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स का मानना यह था कि ये यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन कमीशन और WWF जो है, ये रिजेक्ट करें इनडायरेक्टली ये नेचर पॉजिटिव फंड को, ठीक है, मतलब ये कोई फंड जैसी जो व्यवस्था है इसको रिजेक्ट करने वाली बात थी। न्यूज में इसलिए था एक्चुअल में ये। देखो सर सीधी सी बात है, फंड हमें समझ में आ गया कि किसके लिए था, किससे संबंध है, बायोडाइवर्सिटी से, COP15 से कहानी रिलेटेड है। एक्चुअल में लोगों का मानना यह था कि आप प्रकृति को फिर से आप पैसों से तोलने लगे हो, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ का कहानी, मतलब आप ये जिम्मेदारी लेने की बजाय आप इसको पैसों में नापोगे तो फिर शायद फिर उसमें भी जो है पॉलिटिक्स होने लगेगा, बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर लोग कहेंगे कि अरे भैया जो है मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब फिर हर चीज की वैल्यू क्रिएट कर दोगे आप, मतलब फिर पैसे से वैल्यू काउंट होगी। नेचर वो चीज है जिसको आप पैसे से, जिसका मोल नहीं है, ठीक है। कुछ इस थॉट पे ये लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो ये रिजेक्ट किया जाए, कोई नेचर पॉजिटिव फंड जैसी बात ना हो, मतलब ये सबकी जिम्मेदारी और सबको एक साथ सहभागिता से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो डाइवर्टिंग द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम द नीड टू कर्ब द बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन एंड टुवर्ड्स द सस्टेनेबल फाइनेंस रेगुलेशन, मतलब इनडायरेक्टली कुछ लोगों का मानना था कि ये फंड जो है ऐसे एग्जिस्टेंस में ना आए, उसकी कहानी ये थी। अच्छा, हालांकि दोनों नजरियों से देखा जा सकता है कि शायद फिर से दबाव ना आ जाए, जब फंड वगैरह की बात होगी तो भाई पैसा कहाँ देना है, कहाँ खर्चा होना है, फिर सबके पैसे जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ें हैं। बट अपने लिए अपने को ध्यान रखना है कि जो नेचर पॉजिटिव का मतलब क्या है और नेचर पॉजिटिव फंड क्या था, इसका क्लाइमेट चेंज वाले कॉन्फ्रेंस से रिलेशन नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी वाले से याद रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि UNFCCC में आया क्या, ये नहीं, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंध रख रहा है, ठीक है। समझ आ गई क्या मेरी बात? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला टॉपिक है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, पुनर्योजी कृषि जिसको हम कह सकते हैं। तो नाम से समझ आ रहा है, लेकिन मैंने वही कहा ना, चीजें बहुत आसान हैं, बट पहली बार सुनोगे तो होगा कि शायद कुछ तर्क होगा, और तर्क में फिर अच्छी अच्छी चीजें जो है फिर यहाँ वहाँ हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि रीजनरेटिव यहाँ पर एक्चुअल में कहने का मतलब कह रहा है कि फिर से दोबारा, पुनः, मीन्स थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर आधारित है ये। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एक तो कीवर्ड ही हो गया प्रीलिम्स के लिए। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सर ऑफ कोर्स खेती आप कभी भी ऐसी नहीं करना चाहोगे ना जो आगे के लिए, आगे की जनरेशन के लिए कुछ ना बचे जिसके लिए। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपको इस तरह से ध्यान रखना है अपने एग्रीकल्चर का कि आगे की जनरेशन भी उस पर काम कर सके, सस्टेनेबल हो, जो ये सारी बात है। तो सबसे पहली बात तो कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से आप लोग याद रखना कि हम एग्रीकल्चर को ठीक ही करना चाह रहे हैं, मतलब ठीक करना चाह रहे हैं, स्तर उसका ठीक करना चाह रहे हैं। तो इट इज रिसीव्ड मच अटेंशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स।
अभी एक्चुअल में कब था, तो वो आईपीसीसी से संबंध है, ठीक है। आईपीसीसी की जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज का, जो एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये इस चीज का मेंशन किया गया था, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे फोकस करना। इसका मेन क्या है, मेन ये है कि हमें सॉइल हेल्थ पर ध्यान देना है, हमें ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकें। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो जैविक क्रियाएं हैं, ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर हम लोग काम कर सकें, या जो वाटर होल्डिंग है मृदा की उसको बढ़ा सकें, कार्बन को जो है उसमें हम लोग कैप्चर कर सकें। मतलब हम ऐसी सॉइल का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं जो जैविक रूप से सक्षम हो, सारी चीजें हो, और एक तरह से आप कह सकते हो कार्बन कंटेंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो। मतलब आपको एक तरह से रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को कम करना है, इनडायरेक्टली ये बात है, और वही पुराने तौर तरीकों पे पहुंचना है। क्या करोगे उसमें, सीधी सी बात है कि मिनिमाइज सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंजर्वेशन टिलेज। मतलब सीधी सी कहानी है कि आप जो सॉइल वाली जो रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, कि सॉइल की जो बात है कि मतलब सॉइल पर थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि जो कुछ कई बार रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग कल्टीवेशन इतना ज़्यादा कर देते हैं, ओवर यूज होने के बाद फिर वो इशू होने लगते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, डाइवर्सिफाई क्रॉप्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्टर्ब पेस्ट एंड डिसीज लाइफ साइकिल। भैया वो पता है, मतलब सीधी सी बात है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो नाइट्रोजन एक ही क्रॉप लगाता रहूंगा मैं बार 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 बार, तो हो सकता है उसका न्यूट्रिएंट्स पर सवाल उठ जाए। तो जैसे टिलेज वगैरह जो है, या नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम बुआई वगैरह कर रहे होते हैं, या जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्रॉप लगाने से पहले, तो किस तरह से बिल्कुल एकदम हम लोग पूरी सॉइल को एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी प्रॉपर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, उसका प्रॉपर तैयार कर रहे होते हैं। पर या उदाहरण के तौर पे कई बार हम लोग वीट वगैरह की जो फसल होती है उसको जला भी दे रहे होते हैं, ठीक है, स्टबल बर्निंग। तो ये सब चीज़ें न रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जैसे टिलेज ज़्यादा अंदर तक आप सॉइल को बाहर ऐसे निकालोगे तो उसके अंदर का जो कार्बन है वो नो डाउट कहीं ना कहीं उसमें भी इशू आने वाला है। इसलिए टिलेज जो भी रहा है, जो बचा हुआ है, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो पुरानी फसल है उसको पूर्ण रूप से न जलाते हो, उसको उसी में आप मिक्स कर दीजिए, ताकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो और बेहतर होता जाए, बढ़ता जाए, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्रॉप्स को थोड़ा बदलता रहें, क्योंकि एक नहीं तो एक ही क्रॉप लगाते रहेंगे तो पर्टिकुलर एक दो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी, और फिर जो है सॉइल में इम्बैलेंस होगा, सॉइल इरोजन प्रॉब्लम, डिजर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिटेन सॉइल कवर यूजिंग क्रॉप, मतलब ये सब कहानी वही है कि हमें सॉइल का ध्यान रखते हुए बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना है, दैट इज द रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। कई बार ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है हमें समझ में ना, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है ताल चपर सेंचुरी। सर यहाँ पे थोड़ी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में सर क्या है कि ये भी न्यूज़ में ही था, रिलेटेड विद द लोकल रेसिडेंट्स वगैरह, तो ठीक है, वो न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा काम का नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर पुटअप नहीं किया। लेकिन ये है कहाँ, तो ये अपने को पता हो, राजस्थान है, ठीक है। कई बार ऐसा लग सकता है कि ये भाई साहब हो गया असम वगैरह में लेगा इसको, नहीं, ये राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ अपने को याद रखना है। इसके बाद में ताल चपर जो है अपने आप में प्राइवेट हंटिंग रिजर्व हुआ करता था, महाराजा ऑफ बीकानेर, तो ये एक हिस्टोरिकल इसका वो चीज़ आप देख सकते हो। फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर जो है अकासिया और प्रोसोपिस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दो, अकासिया और ये प्रोसोपिस करके, ये दो ट्री बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ग्रासलैंड सवाना टाइप का दिखाई देता है वहाँ पर। एक स्पेशल टाइप का जो ग्रासलैंड है, दैट इज मोथिया पर्ल जिसको हम कहते हैं, और भी इसका नाम है। ये एक्चुअल में बड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक बग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मतलब ब्लैक बग जो है बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता है, दैट इज़ द फूड एज इट हैज़ वेरी स्वीट टेस्ट। और ऑफ कोर्स फोना आप देखोगे तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा ब्लैक बग्स के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो सर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बनेगा प्रीलिम्स में, कि एक ऐसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर आपको अकासिया और प्रोपोसिस वगैरह जो प्रोसोपिस वाला जो ट्री है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। एक एक्सटेंसिव सवाना टाइप ग्रासलैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी मात्रा में जो है ब्लैक बक, जी हाँ, उसको सपोर्ट कर रहा है, या उसका जो ग्रास की अवेलेबिलिटी, उसका हैबिटेट एक तरह से दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। कहाँ पर मिलेगी भैया, राजस्थान में, ठीक है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इसे आपको रखना होगा ध्यान। इसके पहले वाला उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नेचर पॉजिटिव फंड, ठीक है, याद रखना। इसका संबंध यूनिट 3CC से नहीं है,
इसका संबंध जो है बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी से संबंधित COP15 है उससे है, ठीक है। इसके बाद में बायोफ्लॉक फार्मिंग क्या होता है, तो हमने फिश का ही एक तरह से जो वेस्ट है उसको फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। कुछ अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज डॉल्फिन सेंसस। भाई साहब ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि डॉल्फिन सेंसस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एक दो बेसिक ज्ञान आ सकता है क्या कि कहाँ पर हो रहा है, किस राज्य में, तो ये ओडिशा से संबंध याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है भीतरकनिका नेशनल पार्क और गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, तो ये दो चीज़ आ सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि गहिरमाथा कहाँ है, गहिरमाथा बीच कहाँ है, ठीक है। तो ये उड़ीसा की बात हो रही है, मतलब ये तो अपन डेली पढ़ ही रहे हैं, मतलब नेशनल पार्क वगैरह की क्लासेस में आप देखोगे तो भीतरकनिका और ये। तो डॉल्फिन सेंसस कहाँ हुआ है, हो सकता है कई बार सी काऊ या जिसको हम डुगोंग कह रहे हैं वहां से कंफ्यूजन, कभी कभी एग्जाम इतना प्रेशर हो रखा होता है ना एग्जाम में, तो उसको उससे कनेक्ट करके पता लगे तमिलनाडु लगाया है। तो ये थोड़ा याद रखना, डॉल्फिन सेंसस उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। उड़ीसा का कोस्ट जो है वो नो डाउट आइडियल हैबिटेट उभरा है सर, किस चीज के लिए, कि डॉल्फिन को देखने के लिए, मतलब वहाँ काफी ज्यादा डॉल्फिन का आइडियल हैबिटेट है, आवास जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो डॉल्फिन से संबंधित इस बात को अपने को याद रखना है। और दूसरी चीज, वो जो चिल्का लेक वगैरह का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये बहुत सामान्य तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। वहां पर ये सर्वे भी किया गया था, 5 कोस्टल डिवीजन इन द चिल्का लगून बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब उड़ीसा सरकार की ओर से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो ये अपनाई गई थी ट्रांसेक्ट सर्वे मेथड। ट्रांसेक्ट सर्वे मेथड मतलब प्रॉपर एक लाइन में एक पैटर्न बना के और जो है वहीं फिजिकली जाके जाना होता है, मतलब आपको देखना होता है कि भाई कितनी काउंटिंग करी आपने, उस लाइन में कितनी मिली, इस रीजन में कितनी मिली। तो एक ऐसा मेथड है, हालांकि इतना ज़्यादा इसमें भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रांसेक्ट सर्वे मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है अभी रिसेंटली इंडिया में, वो चीज़ भी थोड़ी सी अपने को पता हो। हालांकि जब आप सेंसस किया गया तो 6 स्पीशीज डॉल्फिन की हमें देखने को मिली। हो सकता है इसमें से कहीं एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन, जो कि हमें इंडिया में मिलती हैं या उड़ीसा कोस्ट में मिलती हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है। तो इर्रावडी डॉल्फिन भी मिली है, बॉटल नोज डॉल्फिन भी मिली है, हम्पबैक डॉल्फिन भी मिली है, स्ट्रिप्ड डॉल्फिन भी मिली है, फिनलेस एंड स्पिनर। हो सकता है ये 2-3 नाम आपने ना सुने हो और फिर इसको जो है आप गलत करे आए, लेकिन ध्यान रखना, ये याद रखना है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर, ठीक है। मतलब भूलना बिल्कुल भी नहीं है ऐसी चीज़ों को। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं टॉपिक वही कवर करा रहा हूँ जो जो बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे आपको, जिनको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और एक चीज़ और कि अब जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह के भी हर मंथ के मैं अपने चैनल पे जो है आप लोगों को देता रहूँगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, माउंट सेमेरू। अब ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, पर फिर वही मैंने कहा ना, भूलने की स्थिति मतलब कई बार हमें वरदान में साबित, मतलब वरदान में मिल रही होती, तो शायद भूल गए हो कुछ बच्चे। तो माउंट सेमेरू एक वॉल्केनिज्म, एक्टिव वॉल्केनिज्म की ओर जाता हुआ स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो मतलब जिसमें लेयर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। ये इरप्ट हुआ है और अभी भी एक्टिव है काफ़ी दिनों से। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो लोकेटेड इन ईस्ट जावा। ईस्ट जावा मतलब समझ गए आप, ये है जावा आइलैंड, जिसकी कैपिटल कभी जकार्ता मतलब इंडोनेशिया की हुआ करती थी, डूब गया। तो ये ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सुमेरू को याद रखना, समेरू, समेरू, ठीक है, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या है, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं इसके इरप्शन के, मतलब आप लोग देखोगे तो पहले से 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 1967 तक काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिविटी देखी गई थी। लेकिन फिर से जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है इरप्शन, अब इसमें एक्टिव इरप्शंस देखने को मिले हैं काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो बाकी जो पायरोक्लास्टिक फ्लोज, लावा डोम्स और ये सब जितनी ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावलियाँ वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। लहर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? चलो रहने दो कमेंट वगैरह, तो मत परेशान हो, नया काम और दे रहा हूँ मैं। लहर मतलब जो वाटर के साथ, या आप कह सकते हो कि मॉइस्चर के साथ जब लावा सेचुरेट हो जाता है, मतलब वो मड पैटर्न का जो बन जा रहा होता है, पायरोक्लास्टिक फ्लो काफ़ी ज़्यादा, उसको आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब पायरोक्लास्टिक का मतलब यहाँ पर वो हीट से ले रहा है, हीट शब्द, हीट मतलब समझ रहे हैं, हीट, बिल्कुल, ठीक है। तो माउंट सेमेरो को याद रख लेना। और किसी को पता है क्या कुछ इंडोनेशिया के कुछ पर्वत आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
इंडोनेशिया के। तो मैं बता देता हूँ, एक ऐसे ही आप न्यूज़ में बना रहता है, सिनाबुंग, ठीक है, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, सिनाबुंग, क्राकाटोआ, अगुंग, अगुंग, ठीक है, अगुंग, क्राकाटोआ, सिनाबुंग, समेरू। ये इस तरह के थोड़े से नाम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जावा आइलैंड का ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। अब भैया ये सवाल मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है कि इस तरह के सवाल आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। ग्रीन वॉशिंग कई बार हो सकता है कि इसको वो कैसे ले जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल वॉश से रिलेटेड कुछ वर्ड यूज़ कर ले एग्ज़ाम में। हो सकता है कि वो आपसे ग्रीन वॉशिंग में बोले कि सॉइल इरोजन से रिलेटेड है कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और बेहतर, जहाँ पर मतलब एक तरह से कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक बेहतर टेक्नोलॉजी आई है जो कि पोल्यूशन और इसके बनने में या कहीं एमिशन वगैरह नहीं कर रही है, कुछ भी इस तरह के बहाने बना सकता है। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर समझना यहाँ पर हमें। तो ग्रीन वॉशिंग यहाँ पर हमें जो लेना है वो एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि जिसको हम नहीं कहते सफाई दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये वो वाली कहानी। एक्चुअल में क्या था कि रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ना मतलब एक जिसको हम कैसे दिशा निर्देश निकाले गए थे कि इस तरह की ग्रीन वॉशिंग नहीं चलेगी। अभी ग्रीन वॉशिंग क्या है? अब जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का और उसमें एमिशन होता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, या ऐसी टेक्नोलॉजी आपने बनाई जिसमें फॉसिल फ्यूल्स लग रहे हैं, मतलब आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन निकाल, जो कि हानिकारक है ग्रीन हाउस गैस। और आप लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी तो सबसे बेस्ट है, हम तो कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, या आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बता रहे हैं कि इतना हमने अमाउंट ऑफ कार्बन उत्सर्जन किया और इतने हमने पेड़ लगाए, उसको रिजर्व मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए, नेट जीरो करने के लिए। मतलब ये है आंखों में धूल झोंकना, काला चश्मा पहनवा देना। तो कुछ कंपनीज क्या कर रही होती हैं कि इंस्टेड ऑफ अचीविंग देयर टारगेट्स टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो तो कर नहीं रहे हैं एक्शन, वो नहीं ले रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि मतलब जो है लोगों की आंखों में बस बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो ये ग्रीन वॉशिंग है, मतलब सफाई दे रहे हैं ये हरी वाली। तो देखो पढ़ो, ज्यादा आनंद आएगा। इट रिफर्स टू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कंपनीज और इवन कंट्रीज ऑल्सो indulge in the present misleading or dubious claims about their climate action। कि जो है हमने तो ये किया, हमने वो किया, क्लाइमेट एक्शन को रोकने के लिए हमने, उत्सर्जन को रोकने के लिए हमने ये किया, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमने ये किया, देश तो देश, कंपनी तो कंपनी, सभी लोग। अच्छा, तो इस तरह का यदि फॉल्स क्लेम आप कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो ग्रीन वॉशिंग कहलाएगा, जिसको हम ग्रीन शीन भी कहते हैं, ग्रीन शीन, ठीक है, ये शब्द याद रखना महत्वपूर्ण है। तो ग्रीन वॉशिंग इज एन अटेम्प्ट टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग डिमांड फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि यदि आपको एक तरह से दबाव है, कि भाई दबाव क्या मतलब, आप जरूरत है इन द सेंस कि अब आपको जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब उस दबाव में आप कुछ भी बना रहे हैं और जो है एमिशन, जैसे वो वॉक्सवैगन वगैरह का केस बीच में आया था कि हमारी कार तो जो है बोले वो एमिशन नहीं करती है। अब आप लोग देखेंगे उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में चेक किया गया तो एमिशन उतने लेवल का जो है, जितने मतलब एमिशन नहीं करना था उससे भी ज़्यादा एमिशन हो रहा था। तो इन्फॉर्मेशन फॉल्स क्लेम करके और एक्चुअल सच्चाई कुछ और होती है, वो कहते हैं अपन ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग हेल्प क्या करती है लोगों को कि भैया वो अपनी इमेज सुधारने में काम कर रही होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उससे आप अपने बेनिफिट्स ले सकते हो, गेन कर सकते हो, झूठ में मतलब सब चीज़ें बोल बोल के। तो ये ऐसे में भैया ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, पकड़ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ मना किया हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली था ये न्यूज़ में। तो ग्रीन वॉशिंग ये कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम रियल एनवायरमेंटल थ्रेट्स। आपका ध्यान भटका दिया मैंने, कहा हम तो ये कर रहे हैं, आप तो छोड़ो ये सब चीज़ें, हमने तो ये वाली चीज़ें बनाई हैं, हमने तो जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये व्यवस्था करी है। अब हम ढूंढ रहे हैं, अपने आप में परेशान हो रहे हैं यार, ये देखो क्या। इसके बाद कैन बी यूज्ड इन डिस्गाइज्ड बैड और डिस्ट्रक्टिव एक्शंस। ऑफ कोर्स हमने ऐसे शायद एक्शंस लिए हों जो पर्यावरण से सही नजरिए में ना हो, मिसलीड कर रहे हो लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में हेल्प्स ब्रांड्स टू इंक्रीज सेल्स बाय डिसेप्शन और टेक्स एडवांटेज ऑफ
पीपल्स गुडविल। एक ऐड आया मान लीजिए कि हमने तो जो है आपके सामने ये कि ये जो है शर्ट लेके आए आपके लिए, सर अब ये शर्ट अच्छा क्यों लें, क्या फायदा है, तो अब तक दुनिया फायदा कमा रही है तो आपको अच्छा लग रहा है यार, आपको थोड़ा सा अलग डाइवर्ट किया, इस शर्ट को बनने में सर हमने 100 पेड़ लगाए, ये पेड़ पे ही सूख के आई है बोले सर। तो ये जो धोखा है, धोखाधड़ी जो है ना, इसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, कि एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए आप ना काम करते हुए आपने लोगों को सिर्फ गुमराह किया है मान लीजिए, तो वो ग्रीन वॉशिंग कहला रहा है। ठीक है, कि जो एक्चुअल में एक्शंस लेने चाहिए थे वो ना लेके आपने सिर्फ बातें की हैं। ठीक है, एक्शंस ना लेते हुए सिर्फ आपने बातें की, वो अपने लिए ग्रीन वॉशिंग हो जाए। ठीक है, इसको ग्रीन शीन भी कहा जाता है। तो होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा इस टॉपिक का, जिससे आपको एटलीस्ट क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रीन क्रैकर्स। हालांकि काफी दिनों से न्यूज में है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाए कोई भरोसा नहीं ना, मतलब। तो ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं, जिसको हम इको फ्रेंडली क्रैकर्स कह रहे हैं, ये सबसे पहले जो बनाए गए थे, डिजाइन्ड बाय द नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च नीरी द्वारा बनाए गए थे, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। एक तो CSIR, नेरी, ये दोनों को नाम याद रखना है, अंडर द एजिज ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। 2018 की बात है हालांकि, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों का नाम याद रखना है, नेरी और ये। अब इसमें क्या होता है, क्या था मतलब ग्रीन क्रैकर क्या है, हरा रंग कर दिया, जैसे अभी ग्रीन वॉशिंग की बातें हो रही थी। अरे सर जी ऐसा नहीं है। हाँ, तो बस वही बात है कि अपन देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, सच्चाई को हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो यहां पे ये प्रयास किया जा रहा है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उसमें हम बेरियम नाइट्रेट को नहीं मिलाते, हमें बेरियम नाइट्रेट को एलिमिनेट करना है क्रैकर से, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, कन्वेंशनल क्रैकर्स में तो बेरियम नाइट्रेट को हटाना ही ग्रीन क्रैकर की ओर जाना है। दूसरी चीज, आप अल्टरनेट केमिकल यूज कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम बेरियम। ठीक है, या कार्बन इंस्टेड ऑफ अर्सेनिक, कार्बन को इस्तेमाल कर लो भाई अर्सेनिक की वजह से, अर्सेनिक काफी ज्यादा नुकसानदायक है, पॉल्यूशन करता है, कार्सिनोजेनिक भी है। फिर वो कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम बेरियम, तो ये इनकी जगह आप ये पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली ये बेरियम नाइट्रेट को हटाना है हमें, अर्सेनिक को हटाना है, इस तरह की चीजों को हटाना है सर। 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं ग्रीन क्रैकर्स के जो अवेलेबल हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं। जैसे एक श्वास करके आप देखने को मिला, सेफ वाटर रिलीजर, होता कुछ नहीं, धुएं की जगह मैं वाटर वेपर रिलीज करवा दूंगा। वाह क्या व्यवस्था है कि अब धुआं नहीं निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा। लेकिन क्या होगा, इन क्रैकर्स में सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट यूज नहीं होता है, एंड डज रिलीज वाटर वेपर इंस्टेड ऑफ सर्टेन की पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मतलब इस प्रकार के आपको इसमें हानिकारक तत्व नहीं होते हैं। बेसिकली सीधी सी बात है, ग्रीन क्रैकर्स मतलब वाटर वेपर्स को एमिट करना इंस्टेड ऑफ पॉल्यूशन, धुएं की बजाय। ठीक है, जिसके कारण हम पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको कम कर पाएंगे अप टू 30%। पानी वाटर वेपर दे रहा है बोले। फिर एक स्टार है, स्टार क्या है, सेव टर्माइट क्रैकर, मतलब वो भी यही काम है कि इसमें सल्फर पोटेशियम की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, जिससे हम लोग जो डस्ट एमिशन है, धूल वगैरह भी उड़ रहा होता है ना काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में, वो धूल को भी हम लोग कम कर सकते हैं, और साउंड इंटेंसिटी भी कम ही रहती है, तो नॉइज पोल्यूशन थोड़ा सा परमिसिबल लिमिट में रहता है। सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, मतलब ये एल्यूमिनियम वगैरह का जो इस्तेमाल होता है कंटेंट उसको हटा देता है, उसकी जगह हो सकता है कि मैग्नीशियम वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो ज्यादा हानिकारक है उसको चेंज करके हम लोग क्रैकर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ग्रीन क्रैकर्स है। तो प्रीलिम्स में थोड़े से सवाल इसमें आ सकते हैं कि भाई जो है नेरी क्या है, मतलब नेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड आ गया, बेरियम नाइट्रेट को हटाना है। ठीक है, कहीं कहीं जहां मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये उदाहरण के तौर पे मैग्नीशियम वगैरह का इनका इस्तेमाल करके, या नॉर्मली सिंपल सी चीज है कि किस चीज को आपको कम करना, उसके हिसाब से आप अपने अंदर के जो पोटेंशियल हार्मफुल एलिमेंट्स उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में डिमांड के हिसाब से कि कोई कहीं पर नॉइस वाली जो है, नॉइस को कम करना हो तो कुछ थोड़े एलिमेंट चेंज करने होंगे, धुएं को, धूल को कम करना है तो फिर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे एलिमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स थे, होप ये टॉपिक आपको ठीक लगे होंगे। कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, उसके बाद फिर हम लोग आगे और भी इस तरह के टॉपिक लाऊंगा।
हर संडे आपको एक वीडियो मैं दे दूंगा ताकि आप एग्जाम तक काफ़ी मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स कवर कर पाओ। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।